औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया एडवर्स ड्रग रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने थैलिडमाइड ट्रेजेडी देखी, बीटा ब्लॉकर प्रेक्टोलोल का हमने देखा किस तरह से उसकी वजह से एडीआर्स की रिपोर्टिंग हुई, COX-2 इनहिबिटर्स, NSAIDs में सेलिकॉक्सिब, रोफिकॉक्सिब को हमने डिस्कस किया, असेसिंग द सेफ्टी ऑफ ड्रग्स और डेफिनेशंस हमने देखी। डेफिनेशंस में WHO की डेफिनेशन में क्या फ्लॉज थे, न्यू डेफिनेशन जो एडवर्ड एंड एरनसन ने 2000 के अंदर दी वो किस तरह से WHO की डेफिनेशन से बेहतर थी। आज के लेक्चर में जो हम दो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, जिसमें तीन तरह की क्लासिफिकेशन है: रॉलिंस थॉम्पसन क्लासिफिकेशन, एक्सटेंडेड रॉलिंस थॉम्पसन क्लासिफिकेशन एंड डॉट्स क्लासिफिकेशन। एंड सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ससेप्टेबिलिटी टू ADRs यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन से। अब ये क्लासिफिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्यों क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने लगे हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की। इसके दो हमारे पास बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि एजुकेशनल पर्पस के लिए हमें क्लासिफिकेशंस आनी चाहिए। सेकेंडली, जब एडीआर्स होते हैं उनको हमने मैनेज कैसे करना है, एडीआर्स की मैनेजमेंट के लिए क्लासिफिकेशंस का आना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता होगा साइड इफेक्ट है किसी डोज की वजह से, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें पता होगा ड्रग एलर्जी है, हम उसको उस तरह से मैनेज करेंगे। लेकिन अगर हमें ना साइड इफेक्ट्स का पता है, ना ड्रग एलर्जीज का पता है, ना हमें किसी डिलेड इफेक्ट का पता है, ना हमें विड्रॉल इफेक्ट्स का पता है, क्रोनिक इफेक्ट्स का नहीं पता, तो हम किस तरह से उसको मैनेज करेंगे? हम एडीआर्स को मैनेज नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। तो उसके दो पर्पस हैं, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए और एडीआर्स की मैनेजमेंट के लिए। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रॉलिन थॉम्पसन क्लासिफिकेशन। ये रॉलिन थॉम्पसन क्लासिफिकेशन टू टाइप्स की है, टाइप ए एंड टाइप बी। ये रॉलिन्स ने दी थी 1981 के अंदर। इसका टेबल गिवन है बुक के अंदर हेयर, टाइप ए एंड टाइप बी। जस्ट ये जो दो हैं ये रॉलिन थॉम्पसन क्लासिफिकेशन है। अगर हम बात करें एक्सटेंडेड रॉलिन थॉम्पसन क्लासिफिकेशन की, देन इसमें ये पूरा टेबल आ जाता है जिसके अंदर टाइप सी, डी, ई एंड एफ भी ऐड हो रही है। लेकिन पहले हम सिर्फ रॉलिन थॉम्पसन क्लासिफिकेशन की बात करेंगे जिसमें टाइप ए एंड टाइप बी आती है। अब ये जो टाइप ए है जिसको हमने कहा ऑगमेंटेड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, अब ये कैसा है? ऑगमेंटेड से क्या मतलब है? ये रिपोर्टेड है, एस्टेब्लिश्ड है, पब्लिश्ड है। तो ऑगमेंटेड ये हो गया। इन्हीं को हम साइड इफेक्ट्स भी कहते हैं। जो टाइप ए है इसका दूसरा नाम क्या है? साइड इफेक्ट। अब हमने कहा ये एस्टेब्लिश्ड है, पब्लिश्ड है। कहाँ पे एस्टेब्लिश या पब्लिश होता है? लीफलेट के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर। इस साइड इफेक्ट का हम इजीली कैजुअल लिंक डेवलप कर सकते हैं अपनी ड्रग के साथ। दूसरी तरफ अगर हम देखें टाइप बी जो बिजेयर इफेक्ट्स हैं, ये फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट से रिलेट नहीं करते, ये लिंक नहीं कर रहे होते उस ड्रग के साथ, ये एसोसिएटेड नहीं होते। लाइक हमने टाइप ए को कहा रिपोर्टेड, एस्टेब्लिश्ड और पब्लिश्ड है। टाइप बी जो है इट इज नॉट लिंक्ड और एसोसिएटेड। टाइप बी का जो दूसरा नाम है वो है ड्रग एलर्जीज, और टाइप ए का दूसरा नाम था हमारे पास साइड इफेक्ट्स। उसके बाद अगर हम देखें टाइप ए, ये हमारे पास कॉमन है, जबकि टाइप बी ये हमारे पास अनकॉमन है। जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कॉमनली हो रहे होते हैं, लेकिन ड्रग एलर्जी हर बंदे में नहीं होती, तो वो अनकॉमन है। सिमिलरली टाइप ए रिएक्शंस जो हैं इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर लें इस तरह से टेबल ड्रॉ करके तो ज्यादा आसान हो जाएगा। टाइप ए कॉमन है, टाइप बी अनकॉमन है। टाइप ए जो है साइड इफेक्ट्स प्रिडिक्टेबल होते हैं। हम ड्रग की नेचर से, उसकी जो क्लास है उससे हम बता सकते हैं कि हमारे पास किस तरह के साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। जबकि टाइप बी रिएक्शंस, ड्रग एलर्जीज अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, हम उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इननेट प्रॉपर्टीज ड्रग की उनसे भी पता चल जाते हैं। टाइप ए जो है साइड इफेक्ट्स वो डोज डिपेंडेंट होते हैं, नॉर्मल डोज के ऊपर आ रहे हैं, ओवरडोज या टॉक्सिक डोज के ऊपर नहीं। जबकि
ड्रग एलर्जीज डोज डिपेंडेंट नहीं होती। लाइक पेनिसिलिन से अगर किसी को एलर्जी हो, सब थेराप्यूटिक डोज दी जाती है, जिस तरह पैच टेस्ट के अंदर थोड़ी सी हम डोज देते हैं, उस बंदे में एलर्जी हो जाती है, तो ये डोज डिपेंडेंट नहीं होती। टाइप ए में लो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी होती है, जबकि टाइप बी एलर्जीज के अंदर हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी होती है। अब हमें पता चल गया टाइप ए साइड इफेक्ट्स हैं, जबकि टाइप बी ड्रग एलर्जीज हैं। अब इसकी हम मैनेजमेंट उस तरह से कर सकते हैं, लाइक हम कहते हैं कि हम टाइप ए को मैनेज कर सकते हैं, साइड इफेक्ट्स को हम डोज अल्टरेशंस करें, साइड इफेक्ट्स की मैनेजमेंट करें, ड्रग की क्लास चेंज कर लें, ये प्रिवेंटेबल रिएक्शंस हैं, हम इनको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ड्रग एलर्जीज को हम डोज के साथ मैनेज नहीं कर सकते। अगर किसी बंदे को किसी ड्रग से एलर्जी है, हम उसके डोज चाहे कम भी कर दें, उसके अंदर एलर्जी फिर भी आएगी। क्यों? क्योंकि वो सब थेराप्यूटिक डोज के ऊपर भी आ रही होती है। तो ये नॉट प्रिवेंटेबल है, इनको हम मैनेज नहीं कर सकते। इनकी मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं? वो ड्रग को देना ही बंद कर देते हैं, या हम किसी और अल्टरनेट क्लास की ड्रग को एडमिनिस्टर करवाते हैं। यही डिफरेंसेस उसने टाइप ए और टाइप बी के यहाँ टेबल के अंदर दिए हुए हैं। कुछ हमने पॉइंट्स ऐड किए जिसमें जिस तरह से हमने मैनेजमेंट को डिस्कस किया। और टाइप ए को हमने रिपोर्टेड, एस्टेब्लिश्ड और पब्लिश्ड कहा। टाइप बी को हमने कहा कि लिंक और एसोसिएट नहीं करते, इनको ड्रग एलर्जीज कहते हैं। तो ये थी हमारे पास रॉलिन थॉम्पसन क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है एक्सटेंडेड रॉलिन थॉम्पसन, जिसमें हमने कहा टाइप सी, डी, ई एंड एफ भी आती है। टाइप सी जो है, हेयर टाइप सी को हम डोज रिलेटेड एंड टाइम रिलेटेड कह रहे होते हैं। सी स्टैंड्स फॉर क्रोनिक, जैसे ए स्टैंड फॉर ऑगमेंटेड, बी स्टैंड फॉर बिजेयर इफेक्ट्स, सी स्टैंड फॉर क्रोनिक। क्रोनिक से क्या मतलब है? ये हमारे पास डोज रिलेटेड एंड टाइम रिलेटेड है। अब डोज रिलेटेड से हमने ये नहीं कहना कि यहाँ हम ओवरडोज की बात कर रहे हैं, नहीं। हमने ये बात बार बार मेंशन की कि नॉर्मल डोज पे एडवर्स इफेक्ट्स हैं, ना तो ओवरडोज पे हैं और ना ही टॉक्सिक डोज पे हैं। अब डोज रिलेटेड से फिर क्या मतलब है? डोज रिलेटेड से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा हिपैटिक कंप्रोमाइज्ड है, किडनी कंप्रोमाइज्ड है, हम उसमें डोज कैलकुलेट नहीं करते, उसको नॉर्मल एडल्ट डोज दे रहे हैं, उसके अंदर एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। तो ये डोज रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि उस बंदे को हमने उसकी कैलकुलेटेड डोज एडमिनिस्टर करवानी थी। सिमिलरली टाइम रिलेटेड से क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई हाई पोटेंट मेडिसिन है, हाई पोटेंसी की मेडिसिन है, उसको हम लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, तो टाइम रिलेटेड क्रोनिक इफेक्ट्स आएंगे। तो ये मतलब है डोज रिलेटेड और टाइम रिलेटेड से। ये अनकॉमन होते हैं और रिलेट करते हैं टू कम्युलेटिव डोज। कम्युलेटिव से भी मतलब यहाँ पे क्या है? लॉन्ग टर्म यूज पे वो ड्रग जो है अंदर एक्यूमुलेट कर जाती है। जिस तरह हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इफेक्ट्स आ रहे होते हैं, वो हमारे पास क्रोनिक यूज के ऊपर लॉन्ग टर्म यूज पे आ रहे होते हैं। टाइप डी, टाइम रिलेटेड, हेयर डी स्टैंड्स फॉर डिलेड इफेक्ट्स। अच्छा ये हम देख लेते हैं। टाइप सी, सी स्टैंड्स फॉर क्रोनिक, टाइप डी, डी स्टैंड्स फॉर डिलेड, टाइम रिलेटेड, डोज रिलेटेड, आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज। टाइप ई, ई स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ थेरेपी, जब हम डोज को टेपर ऑफ करते हैं। उसकी मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं? अगर विड्रॉल इफेक्ट्स आए तो हम टेपर ऑफ करते हैं डोज को, उसकी मैनेजमेंट होती है। टाइप एफ, फेलियर ऑफ थेरेपी रिएक्शंस। तो हमने कहा टाइप डी टाइम रिलेटेड है, अनकॉमन है, ये यूजुअली डोज रिलेटेड होते हैं। डिलेड इफेक्ट्स होते हैं, आफ्टर मंथ्स और ईयर्स आ रहे होते हैं। टाइप ई, जिसको हमने कहा विड्रॉल इफेक्ट्स, ई स्टैंड्स फॉर एंड ऑफ थेरेपी, ये अनकॉमन होते हैं। जिस तरह के ओपियोइड्स का जब हम विड्रॉल करते हैं तो हमारे पास क्या होता है? इंसोम्निया, डिप्रेशन, कंफ्यूजन वगैरह हो रही होती है ओपियोइड विड्रॉल सिंड्रोम के अंदर। तो हम पे क्या करते हैं? उनको आहिस्ता आहिस्ता डोज को टेपर ऑफ करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। टाइप एफ, अनएक्सपेक्टेड फेलियर ऑफ थेरेपी, ये कॉमन है, डोज रिलेटेड है। इवन जो ड्रग फूड इंटरेक्शंस हैं, ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस हैं, उसकी वजह से भी आ रही होती हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का जो है फेलियर हो जाता है एंजाइम इंड्यूसर्स की वजह से। टाइप ई में ओपियोइड विड्रॉल सिंड्रोम उसने बताया। टाइप डी के अंदर उसने हमें कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स बताए जो डिलेड इफेक्ट्स थे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट्स हो सकते हैं, स्किन इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि सारे हमारे पास डिलेड इफेक्ट्स हैं।
टाइप सी में हमारे पास कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, लॉन्ग टर्म यूज हम क्यों नहीं करते स्टेरॉइड्स का। टाइप बी में ड्रग एलर्जी, एनाफिलेक्टिक शॉक, पेनिसिलिन की एग्जांपल दे सकते हैं। टाइप ए जो किसी भी ड्रग से रिलेटेड हो सकते हैं, लाइक हमारे पास ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से एंटी मस्कुरानिक इफेक्ट्स आते हैं, आइसोनाइजिड की वजह से हिपेटोटॉक्सिसिटीज हो रही हैं, या हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स की वजह से ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। तो ये थी एक्सटेंडेड रोलिंग थॉमसन। अब एक्सटेंडेड रोलिंग थॉमसन का बाई 2000 के अंदर, जब रोलिंग थॉमसन के अंदर सब क्लास हमारे पास जितने भी इफेक्ट्स आ रहे थे वो कवर नहीं हो सके, तो फिर एडवर्ड एंड एरनसन ने 2000 के अंदर एक न्यू क्लासिफिकेशन दी जिसको हमने एक्सटेंडेड रोलिंग थॉमसन क्लासिफिकेशन का नाम दिया। थर्ड क्लासिफिकेशन हमारे पास है डॉट्स सिस्टम। हियर डी स्टैंड फॉर डोज रिलेटेड, T stand for timing and S stand for susceptibility, patient susceptibility। अब हम यहाँ तीनों पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे। डी डोज रिलेटेड, इसका भी हमारे पास टेबल गिवन है, टेबल से हम डिस्कस करेंगे, बाकी पैराग्राफ आप रीड करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। डोज रिलेटेड में तीन तरह के इफेक्ट्स आ सकते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारे पास, सेकेंड हमारे पास कोलेटरल इफेक्ट्स हो सकते हैं, थर्ड हमारे पास हाइपर ससेप्टिबिलिटी इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब सबसे पहले अगर हम टॉक्सिक इफेक्ट्स की बात करें, टॉक्सिक इफेक्ट से क्या मतलब है, यानी कि ओवरडोज के ऊपर जो इफेक्ट्स हो रहे हैं। किस तरह, हमने एक ससेप्टिबल पेशेंट था, कोई एक इंडिविजुअल, इसमें बेसिकली जो डॉट्स क्लासिफिकेशन थी ना, ये क्यों आई थी, ये पॉइंट हमने स्किप कर दिया पीछे, यहाँ पे वो हमें बताता है कि जो रोलिन थॉमसन क्लासिफिकेशन थी और एक्सटेंडेड रोलिन थॉमसन क्लासिफिकेशन थी, उसमें सिर्फ दो पर्सपेक्टिव्स को उसने कंसीडर किया था। एक उसमें हमारे पास ड्रग की प्रॉपर्टीज थी, दूसरा हमारे पास रिएक्शंस थे। पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी, जो इंडिविजुअल पेशेंट ससेप्टिबिलिटी है, उसको उसने इग्नोर कर दिया था। इस वजह से डॉट्स क्लासिफिकेशन में पेशेंट की, इंडिविजुअल पेशेंट की ससेप्टिबिलिटी को भी उसने ऐड कर दिया, इसलिए ये क्लासिफिकेशन हमारे पास बाकी दोनों से ज्यादा अच्छी है। इसके अंदर वो वाली दोनों क्लासिफिकेशंस भी कवर होंगी। तो हम बात कर रहे थे डोज रिलेटेड में टॉक्सिक इफेक्ट की, कोलेटरल इफेक्ट्स की और हाइपर ससेप्टिबिलिटी इफेक्ट्स की। टॉक्सिक हमने कहा ओवरडोज पे, ओवरडोज किस तरह, जिस तरह हमने हिपैटिक कंप्रोमाइज या किडनी कंप्रोमाइज पेशेंट की बात की, उसके लिए डोज कैलकुलेट नहीं की, पेशेंट का वेट कम था, हमने डोज कैलकुलेट नहीं की, तो उस बंदे में टॉक्सिक इफेक्ट्स आएंगे। ये है डोज रिलेटेड में टॉक्सिक इफेक्ट जो कि ओवरडोज पे आते हैं। कोलेटरल इफेक्ट, अच्छा, टॉक्सिक इफेक्ट्स में जिस तरह कुछ नैरो थेराप्यूटिक ड्रग्स होती हैं, उनकी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग हम परफॉर्म नहीं करते, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, उस ड्रग के भी टॉक्सिक इफेक्ट्स आते हैं। कोलेटरल इफेक्ट से क्या मुराद है, नॉर्मल डोज के ऊपर इफेक्ट्स आ रहे हैं, इफेक्ट्स एट नॉर्मल स्टैंडर्ड थेराप्यूटिक डोज, जिस तरह के हमारे पास ड्रग एलर्जीज होती हैं। हाइपर ससेप्टिबिलिटी रिएक्शंस क्या हैं, जो कि किसी ड्रग के सब थेराप्यूटिक डोज के ऊपर आ रहे होते हैं, जिस तरह के एंटी कैंसर ड्रग्स में रिएक्शन रिपोर्ट होता है, कब, जब उस ड्रग की सब थेराप्यूटिक डोज होती है। ये बात तो हमें पता है कि किसी ड्रग की टॉक्सिक डोज दें या ओवरडोज दें तो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आते हैं, लेकिन हाइपर ससेप्टिबिलिटी से हमें क्या पता चला, इवन सब थेराप्यूटिक डोज हो तो उसके ऊपर भी रिएक्शंस आ सकते हैं। तो ये हमने डोज रिलेटेडनेस में टॉक्सिक इफेक्ट्स देखे, कोलेटरल इफेक्ट्स देखे, एंड देन हमने हाइपर ससेप्टिबिलिटी इफेक्ट्स देखे। सेकेंड, अब हम बात करने लगे हैं टाइम रिलेटेडनेस की। टाइम रिलेटेडनेस में दो तरह से इसको हम क्लासिफाई करते हैं, एक होंगे टाइम इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। टाइम इंडिपेंडेंट रिएक्शन से क्या मुराद है, वो रिएक्शंस जो ड्यूरिंग द थेरेपी किसी भी टाइम हो सकते हैं। टाइम डिपेंडेंट रिएक्शंस जो कि टाइम पे डिपेंड करते हैं। अब इसमें फर्दर हमारे पास 4 टाइप्स, इसमें हम इसको क्लासिफाई करते हैं टाइम डिपेंडेंट रिएक्शंस को। फर्स्ट इसमें हमारे पास हैं रैपिड रिएक्शंस, सेकेंड इसमें हमारे पास हैं इंटरमीडिएट रिएक्शंस। अच्छा, फर्स्ट हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, हमने कहा टाइम डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं रैपिड रिएक्शंस, इंटरमीडिएट रिएक्शंस, लेट रिएक्शंस एंड डिलेड रिएक्शंस। रैपिड रिएक्शन से क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल रैपिड रेट ऑफ इन्फ्यूजन, ये ऐसे रिएक्शन है, मतलब इसको हम कह सकते हैं एसोसिएटेड विद रैपिड रेट ऑफ इन्फ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो फ्यूरोसिमाइड डायूरेटिक होता है,
उसको स्लोली इन्फ्यूज करवाना होता है। अगर हम उसको फास्टली इन्फ्यूज करेंगे तो टिनाइटस हो जाती है। सिमिलरली हम अगली एग्जांपल दे सकते हैं, मेथोट्रेक्सेट एंटी कैंसर ड्रग है, उसकी रैपिड इन्फ्यूजन देनी होती है। अगर हम उसको स्लोली इन्फ्यूज करेंगे तो रिएक्शन रिपोर्ट होता है। तो रैपिड रिएक्शन में हम इन्फ्यूजन रेट से इसको लिंक कर रहे हैं। इन्फ्यूजन का जो रेट है उससे ये रिएक्शन एसोसिएटेड है। सेकेंड हमारे पास है इंटरमीडिएट रिएक्शंस। ये एग्जांपल्स हम इस तरह से खुद इसको नोट कर लें आप लोग भी। ये हमने रैपिड की बात की, एसोसिएटेड विद रैपिड रेट ऑफ इन्फ्यूजन, जिसमें फ्यूरोसिमाइड, डायूरेटिक और मेथोट्रेक्सेट की हमने एग्जांपल दी। सेकंड हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट रिएक्शंस कौन से हैं? reactions that occurs in between the time interval of therapy but not at start. फॉर एग्जाम्पल एक ड्रिप है जिसकी टाइमिंग है 4 आवर्स। अब वो रिएक्शन रिपोर्ट कब होगा? इनिशियली जब हमने ड्रिप लगाई उसी टाइम नहीं होगा। रिएक्शन हमारे पास आफ्टर 2.5 आवर्स आया, आफ्टर 3 आवर्स आया, उस थेरेपी के टाइम इंटरवल के बीच में आ रहा है, उसके स्टार्ट में नहीं आ रहा। जैसे रैपिड के केस में इन्फ्यूजन लगाई थी, रिएक्शन फौरन आ गया था। इंटरमीडिएट के केस में इन बिटवीन द थेरेपी आ रहा है। तो इसकी एग्जांपल हमने ड्रिप की टाइमिंग की दे दी कि अगर ड्रिप की टाइमिंग 4 आवर्स है और 2.5 आवर्स पर रिएक्शन रिपोर्ट होता है तो उसको हम इंटरमीडिएट कहेंगे। थर्ड हमारे पास है लेट रिएक्शंस। लेट रिएक्शन से क्या मुराद है? क्रोनिक इफेक्ट्स ड्यू टू कंटिन्यूड रिपीटेड एक्सपोजर। फॉर एग्जाम्पल हम कोई थेरेपी एंड करते हैं, उस पे अब जो रिएक्शंस आएंगे विड्रॉल के ऊपर, उसको कहते हैं लेट रिएक्शन। मोस्टली ये ड्यू टू सैचुरेशन आ रहे होते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे डिलेड की। डिलेड रिएक्शंस कब आते हैं? आफ्टर मंथ्स और ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ थेरेपी, जिस तरह स्टेरॉइड्स के कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स हैं, या हमारे पास वैक्सीन हैं, बहुत सी ड्रग्स होती हैं जिनके हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट्स हैं, स्किन के ऊपर इफेक्ट्स हैं, कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स हैं, ये सब हमारे पास डिलेड इफेक्ट्स होते हैं। थेरेपी खत्म हो गई, उसके कुछ सालों बाद वो रिएक्शन रिपोर्ट हो रहा होता है। तो ये हमने 4 तरह से टाइम रिलेटेडनेस को डिफाइन किया: रैपिड रिएक्शन, इंटरमीडिएट रिएक्शन, लेट रिएक्शन एंड डिलेड रिएक्शन। अब नेक्स्ट जो उसने इसमें बात की थी डॉट्स में, एस एस स्टैंड फॉर ससेप्टिबिलिटी। अब ससेप्टिबिलिटी से क्या मुराद है? ससेप्टिबिलिटी से अगर हम देखें, इंडिविजुअल पेशेंट ससेप्टिबिलिटी की यहाँ पे बात हो रही है। जिस तरह से हम टर्म यूज करते हैं सस्पेक्टेड एक्शन ऑफ ड्रग, हम 100% श्योर नहीं होते कि वो एक्शन उसी ड्रग की वजह से आ रहा है, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट ने एक एडीआर एक्सपीरियंस किया, उसने रिपोर्ट किया कि मेरे अंदर जी ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन आ रहा है। अब उस टाइम पे कोई कैजुअल लिंक नहीं होता, कोई कैजुअल लिंक हम नहीं डेवलप कर सकते बिटवीन द एडीआर एंड ड्रग, क्योंकि हो सकता है हमने उसकी डोज कैलकुलेट ना की हो, वो बंदा कोमॉर्बिड हो, उसका कोई लाइफस्टाइल चेंजेस हो, कोई फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर ऐसा हो, या वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो, तो हम उस तरह के रिएक्शन को हम कह देते हैं सस्पेक्टेड एक्शन ऑफ ड्रग। हमारा ख्याल ये है कि उस ड्रग की वजह से वो एक्शन आ रहा है। लेटर फिर हम उसका क्या करते हैं, लिंक डेवलप करते हैं और उसको फिर एडवर्स इवेंट के अंदर हम एंटर करते हैं। सिमिलरली ससेप्टिबिलिटी से क्या मुराद है? हर बंदा ड्रग से डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता है। लाइक हम फास्ट एसिटाइलेटर्स और स्लो एसिटाइलेटर्स की बात करते हैं। एक ऐसा बंदा है जो ड्रग को जल्दी मेटाबोलाइज कर लेता है, एक वो बंदा है जो ड्रग को स्लो मेटाबोलाइज करता है। हम इंडिविजुअल पेशेंट की वेरिएबिलिटीज, उनके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स चेंज है, उनके जेनेटिक प्रॉपर्टीज चेंज है, लिवर कंप्रोमाइज है, कोई बंदा किडनी कंप्रोमाइज है, किसी की फिजियोलॉजी चेंज है, एज हमारे पास एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कोई बंदा कोमॉर्बिड है, तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। इस वजह से डॉट्स क्लासिफिकेशन का एक बहुत बड़ा की पॉइंट यह है कि इसके अंदर वो इंडिविजुअल पेशेंट ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहा है कि हर बंदा ड्रग को डिफरेंट रिस्पॉन्ड करता है। तो ये है ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ससेप्टिबिलिटी। अब हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो ससेप्टिबिलिटी को, इंडिविजुअल पेशेंट ससेप्टिबिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं? उनमें फर्स्ट फैक्टर है एज। अब एज में देखें तो एल्डरली और पीड्स, यही दो मोर ससेप्टिबल ग्रुप्स होते हैं, बच्चे और बूढ़े। अब एल्डर्स क्यों होते हैं, उसकी क्या रीजन है?
एक तो ये कि उनमें मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन ऑफ ड्रग जो है विद पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन कर जाती है। पीड्स बच्चों में क्या रीजंस हैं, उनका बॉडी कंपोजिशन वेरी करता है, डिफरेंट होता है, उनमें मेटाबॉलिज्म सिस्टम डिफरेंट होता है, हो सकता है उनके जो साइटोक्रोम P450 मेजर मेटाबोलाइजिंग सेंटर है वो फुली फंक्शनल नहीं है, या हमारे पास डिफरेंट फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर है दैट इज जेंडर। जेंडर में कौन सा हमारे पास ग्रुप है जो मोस्ट प्रोन है या मोर ससेप्टिबल है, दैट इज फीमेल। फीमेल ज्यादा ससेप्टिबल होती हैं, ज्यादा एक्सपोज होती हैं टू एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। उनमें मोर कॉमन साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स आते हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन आती है और साइकेट्रिक एडवर्स इवेंट्स आते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास कोमॉर्बिडिटीज एंड कॉन्कॉमिटेंट मेडिसिन यूज। इसमें हम क्या बात करेंगे, हिपैटिक या लिवर फंक्शन फेलियर है किसी बंदे में, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, सीवियस फेलियर है, कैंसर है, डिफरेंट कोमॉर्बिडिटीज हो सकती हैं। अब जिस बंदे में कोमॉर्बिडिटीज होंगी उसकी पेशेंट ससेप्टेबिलिटी भी डिफरेंट होगी। वो बंदा उसको नॉर्मल डोज देंगे तो उसके लिए और टॉक्सिक डोज होगी, ओवर डोज होगी, उसमें चेंज तरह के रिएक्शंस आएंगे। तो कोमॉर्बिड जो है वो भी हमारे पास एक इंडिविजुअल फैक्टर है इंडिविजुअल पेशेंट ससेप्टेबिलिटी का। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एथनिसिटी। साइटोक्रोम P450 हमारे पास मेजर सेंटर है जहां पे मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है। इसमें वो कहता है कि साइटोक्रोम 2C9, उसकी उसने एग्जांपल दी है वारफारिन की। तो साइटोक्रोम 2C9 जो है अगर पुअर मेटाबॉलिज्म हो तो वारफारिन का क्या होता है, उसकी टॉक्सिसिटीज का रिस्क इंक्रीज कर जाता है। सिमिलरली फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। फार्माकोजेनेटिक्स हमारे पास स्टडी है जेनेटिक वेरिएशंस की, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू ड्रग उसकी वजह से भी इफेक्ट हो रहा होता है। तो उसके अंदर भी हम वारफारिन की एग्जांपल दे सकते हैं। वारफारिन हमारे पास नैरो थेराप्यूटिक इंडेक्स ड्रग है, तो मेजर टारगेट है फार्माकोजेनोमिक रिसर्च का, तो टॉक्सिसिटीज हो सकती हैं वारफारिन की। सिमिलरली हम इसमें इथ्रोसाइट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी का बता सकते हैं, जिसमें वो क्या कहता है कि हमारे पास ये जो एक है एंजाइम, इसकी हमारे पास 400 मिलियन पीपल के अंदर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड एंजाइम डेफिशिएंसी होती है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग ससेप्टिबल होते हैं टू हीमोलिटिक एनीमिया, उनमें हीमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। क्यों? ऑक्सीडेंट ड्रग्स की वजह से। उन ड्रग्स को मेटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम की इसकी डेफिशिएंसी होती है। उन ड्रग्स के एग्जांपल में प्राइमाक्विन है, सल्फोनामाइड्स है और नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है। और लास्ट जो फैक्टर उसने हमें दिया वो है पोरफायरिया। पोरफायरिया सिंपल हम डेफिनेशन देखेंगे, हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स ऑफ हीम बायोसिंथेसिस। तो आज का जो टॉपिक था वो हम यहाँ तक ही कवर करेंगे, जिसमें हमने ससेप्टेबिलिटी के डिफरेंट फैक्टर्स देखे और हमने एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की क्लासिफिकेशन देखी। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फार्माकोविजिलेंस एंड एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स इन एडवर्स ड्रग रिएक्शन डिटेक्शन, जिसमें हम डिफरेंट स्पॉन्टेनियस रिपोर्टिंग देखेंगे, सिग्नल डिटेक्शन, कैजुअलिटी असेसमेंट, येलो कार्ड स्कीम के बारे में देखेंगे, डायरेक्ट पेशेंट रिपोर्टिंग, पब्लिश्ड केस रिपोर्ट, केस सीरीज क्या होती है, कोहॉर्ट स्टडीज क्या है, केस कंट्रोल स्टडीज क्या है। तो इंशाल्लाह in next video we will continue with our topic. Thank you.